हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, एक नया अपडेट आया है एसएससी के तरफ से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम 2023 के लिए। दोस्तों, सीजीएल एसएससी सीजीएल का जो नोटिस है ये जारी कर दिया है एसएससी ने। दोस्तों, 3 अप्रैल को जो है ये नोटिस जारी किया है। ये दोस्तों एसएससी सीजीएल 2023 एग्ज़ाम को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या कुछ है इस नोटिस में, कितने पदों के लिए बहाली निकली है, किन किन पदों के लिए ये बहाली है, किन किन पोस्ट्स के लिए बहाली है, और दोस्तों इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, दोस्तों जो पदों का वेतनमान है वो क्या रहेगा, और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होगा इसमें दोस्तों कि एज लिमिट क्या रहेगा, और साथ ही हम लोग देखेंगे कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। चूँकि पैटर्न में बदलाव हुआ था तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, और उसके बाद हम लोग जान लेंगे कि जो सिलेबस है वो कैसा रहेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ, देखते हैं हम लोग क्या कुछ चेंजेस हुआ है, क्या कुछ आया है इस पूरे नोटिफिकेशन में। दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एसएससी सीजीएल को लेकर वो ये है कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, यानी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होना है, जो एप्लीकेशन होना है एसएससी सीजीएल का, उसका जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट्स है वो क्या है। तो 3 अप्रैल से दोस्तों ये शुरू हो चुका है और 3 मई तक इसका लास्ट डेट है। 3 मई तक जो है ये फॉर्म भरा जाएगा। इसका जो लास्ट डेट है यहाँ पर दिया गया है कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 3 मई रात के 11 बजे तक के लिए। उसके बाद आता है कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। अगर आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करते हैं तो 4 मई 2023 को रात 11 बजे से पहले आपको जो है फ़ी पेमेंट कर देना है। अगर आप ऑफलाइन चालान के माध्यम से पे करते हैं तो चालान आपको जनरेट कर लेना है 4 मई को रात के 11 बजे तक। और दोस्तों लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, अगर आप चालान के थ्रू से पेमेंट करते हैं तो वो तो वर्किंग आवर में ही होगा, बैंक के वर्किंग आवर में। बैंक में जाके आपको चालान के माध्यम से जो है वो पेमेंट करना होगा। तो इन दैट केस दोस्तों आपको जो है लास्ट डेट दिया गया है 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम, जो कि 5 मई होगा। दोस्तों लास्ट डे का या लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं कीजिएगा, जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आप फिल कर देंगे, यही मेरा सजेशन है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट डेट है दोस्तों, डेट्स ऑफ विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप करेंगे उसके करेक्शन के लिए इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, अगर कोई तरह का करेक्शन आप करना चाहते हैं तो उसके लिए लास्ट डेट जो है ये दिया हुआ है यहाँ 7 मई से 8 मई, यानी कि 2 दिन का समय आपको दिया जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपका जो भी करेक्शन अगर कुछ करना हो तो आप कर सकेंगे। अगला है कि टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर 1 जो है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और इसका टेंटेटिव शेड्यूल यानी कि एग्ज़ाम कब होगा ये इस आपको ध्यान में रखना है कि जुलाई 2023 में दोस्तों ये एग्ज़ाम होगा। जुलाई में, बहुत अधिक दिन नहीं है, जुलाई में जो है ये एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। अब आगे आ रहा है कि टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर 2 का जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा ये भी। इसके बारे में जो है ये बाद में नोटिस जारी किया जाएगा, टू बी नोटिफाइड लेटर करके लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डेट्स जितने भी दिए हुए हैं इनको आपको ध्यान में रख लेना है, क्योंकि इसी के आधार पर जो है आपको आगे की रणनीति बनानी होगी, आगे प्रोसीड करना होगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो पोस्ट हैं वो कौन कौन से पोस्ट हैं और उनके लिए एज लिमिट क्या है, ये सब हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों जो वैकेंसी निकली है इसमें सबसे ऊपर में जो पोस्ट आता है ये पे लेवल 8 के लिए आता है। और दोस्तों पे लेवल 8 के लिए जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पहला पोस्ट है, और ये इसका जो डिपार्टमेंट है ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स जनरल एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर C&AG, ठीक है। और ये ग्रुप बी पोस्ट होगा गैजेटेड, और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होगा। एज लिमिट जो दिया हुआ है ये है 18 से 30 साल का। दोस्तों इसके लिए एज लिमिट 18 से 30 साल का दिया हुआ है। इसी तरह से असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का जो पद है ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है ये भी, और इसके लिए भी जो है एज लिमिट 18 से 30 साल रखा गया है। पे लेवल 7 की हम लोग बात करते हैं तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के पोस्ट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 7 नंबर 8 नंबर तक जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स का पद है। अलग अलग डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में हम लोग कहेंगे, जैसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस के अंतर्गत है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, AFHQ के अंतर्गत है। ये सभी ग्रुप बी पोस्ट हैं और पे लेवल 7 में आते हैं। दोस्तों एज लिमिट जो है ये अलग अलग एज लिमिट दिया हुआ है, 20 से 30 साल दिया हुआ है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस के लिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए जो है 18 से 30 साल है, और बाकी इन तीनों के लिए भी जो है ये 20 से 30 साल है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो पद है अदर मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत, इसमें भी 18 से 30 साल
जो है एज लिमिट दिया हुआ है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स दिया हुआ है CBDT के अंतर्गत, ग्रुप सी का पोस्ट है, 18 से 30 साल का एज लिमिट है। इंस्पेक्टर जो कि सेंट्रल एक्साइज के अंतर्गत है, CBIC, ये जो है ग्रुप बी पोस्ट है, 18 से 30 साल। और इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर के रूप में जो है CBIC के अंतर्गत ये भी ग्रुप बी पोस्ट है और 18 से 30 साल का एज लिमिट दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं और कौन कौन से पोस्ट है। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस समय आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एज लिमिट आपका जो है ये प्रॉपर आप दिए गए एज लिमिट के अंतर्गत आते हैं। अब आगे आता है कि असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो पद है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आता है। आगे है सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर पोस्ट है और इंस्पेक्टर है, ये CBI में आता है और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में और नार्कोटिक्स ब्यूरो के अंतर्गत ग्रुप बी पोस्ट है। ये सभी 18 से 30 साल का जो है एज लिमिट दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं कि पे लेवल 6 के लिए जो है कुछ पोस्ट जारी किए गए हैं जो असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना है। ग्रुप बी के पोस्ट हैं, पे लेवल 8, 7, 6, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पे लेवल्स में जो है ये वैकेंसी है। तो आपको जो है फॉर्म भरते समय आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पोस्ट है CBIC के अंतर्गत, रिसर्च असिस्टेंट का पोस्ट है NHRC के अंतर्गत, डिविजनल अकाउंटेंट का पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर एंड जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का पोस्ट है। दोस्तों 18 से 30 साल जो है ये एज लिमिट है इन सभी के लिए और ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट होगा ये सभी। आगे हम लोग देखते हैं पे लेवल 5 के लिए जो है ऑडिटर का और अकाउंटेंट का पोस्ट के लिए जो है वो जारी किया गया है। ग्रुप सी पोस्ट है, ये सभी 18 से 27 साल का एज लिमिट दिया गया है। पे लेवल 4 के अंतर्गत जो है दोस्तों पोस्टल असिस्टेंट है, सीनियर या सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या अपर डिवीजन क्लर्क है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, टैक्स असिस्टेंट है। और दोस्तों ये सभी ग्रुप सी के पोस्ट हैं और 18 से 27 साल का जो है एज लिमिट यहाँ दिया हुआ है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि पे लेवल 4 के जो पोस्ट हैं पोस्टल असिस्टेंट का, ये सॉर्टिंग असिस्टेंट का, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या अपर डिवीजन क्लर्क के लिए है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए है और टैक्स असिस्टेंट और SI के लिए पोस्ट है। दोस्तों यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत और डिपार्टमेंट ऑफ और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES के अंतर्गत आता है, CBDT के अंतर्गत आता है और नार्कोटिक्स ब्यूरो के अंतर्गत आता है। ग्रुप सी के पोस्ट हैं ये सभी और 18 से 27 साल जो है ये एज लिमिट दिया गया है। दोस्तों ये तो था जो वैकेंसीज़ हैं ये किन किन पदों के लिए है, कौन कौन से पोस्ट के लिए जो है ये वैकेंसी है। आप जो फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है इन पदों में से जो है इन सभी पोस्ट में से सेलेक्ट करना होगा, आपको ऑर्डर्स देना पड़ सकता है। अब जो है हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि इसके लिए क्या कुछ वैकेंसीज़ है, कितनी वैकेंसीज़ है टोटल और क्या कुछ जो है वो रिलैक्सेशन, एज में रिलैक्सेशन क्या दिया है और दोस्तों एग्जाम का फॉर्मेट क्या होगा, ये सभी चीज़ हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों वैकेंसीज़ की हम लोग बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर दिया हुआ है कि 7,500 वैकेंसी जो है ये है और ये वैकेंसी जो है ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है इन ड्यू कोर्स, मतलब आने वाले समय में बढ़ या घट सकता है। अब कहा जा रहा है कि अपडेटेड वैकेंसीज अगर किसी तरह का अपडेट होता है अलॉन्ग विद पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। SSC के जो वेबसाइट है इसमें आप अपडेटेड वैकेंसीज जो है प्रदर्शित होगा, वहाँ पर से आप देख सकेंगे। कैंडिडेट्स कॉर्नर में आपको जाना है और टेंटेटिव वैकेंसीज में जाना है। समय के साथ जो है ये सारा चीज़ पब्लिश किया जाएगा, ये यहाँ क्लियर किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा। सबसे पहले तो है नेशनैलिटी या सिटीजनशिप। दोस्तों ये जो है नेशनैलिटी या सिटीजनशिप को क्लियर किया गया है। सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये सारा चीज़ जो है डिटेल्स दिया हुआ है। तो इंडियन सिटीजन्स के लिए ऑफकोर्स ये अलाउड है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि एज लिमिट जो दिया गया है वो क्या है। दोस्तों एज लिमिट अभी हमने देखा कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 साल, जो ग्रुप सी पोस्ट हैं उनके लिए 18 से 27 साल का एज लिमिट दिया गया था। ग्रुप बी पोस्ट में जो है बांटा गया था कि 20 से 30 साल के लिए और 18 से 30 साल के लिए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि जो एज लिमिट होगा ये यहाँ क्लियर किया गया, तो कैलकुलेट करके बताया गया है कि आप जो है आपका डेट ऑफ बर्थ जो है इस इतना से इतना के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डेट दिया गया है इस डेट के, इन दोनों डेट्स के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी जो है आप इन पोस्ट के लिए जो है संबंधित पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि रिलैक्सेशन क्या दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन क्या होगा, आयु में जो है छूट क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर SC ST के लिए जो है आयु में 5 साल का छूट दिया जा रहा है। OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको वो जो तय आयु सीमा है उसमें से 3 साल का छूट दिया जाएगा। PWBD जो अनरिजर्व्ड है इन सभी के लिए जो है यहाँ पर 10 साल का छूट है। PWBD OBC के लिए 13 साल, PWBD SC ST के लिए जो है 15 साल का और एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम, ठीक है। तो 3 साल का ये छूट दिया जा रहा है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होगा इसमें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है,
जिससे कि ये पता चलेगा कि आप इन पदों के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं, किन किन पदों के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करते समय आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ये रखा गया बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यानी कि अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले है कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपको, ठीक है, यानी कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा है डिजायरेबल। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या कहा जा रहा है कि चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट होना चाहिए और कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, या मास्टर्स इन कॉमर्स होना चाहिए, मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़ होना चाहिए, या मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के अंतर्गत होना चाहिए, या मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये सभी अगर आप इनमें से अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इसके बिना भी जो है आप इन पदों के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिर्फ बैचलर्स डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये बाकी जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत दी गई डिग्रियां हैं आपके पास, तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे आता है कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बारे में। तो बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए मैथमेटिक्स के अंतर्गत, ठीक है। या फिर बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन डिग्री लेवल। डिग्री लेवल में जो है आपका स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट हो तब भी चलेगा। आगे आता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। इसमें दोस्तों बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट कहा जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास किसी भी विषय में बैचलर्स की डिग्री हो और स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में आपने रखा था तो आप इस पद के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। आगे आता है कि रिसर्च असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC के अंतर्गत, दोस्तों इसमें भी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ये एसेंशियल है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। आगे आता है कि ऑल बाकी, हाँ दूसरा है कि लॉ और ह्यूमन राइट्स, ठीक है, डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट्स होना चाहिए आपके पास। आगे आता है कि बाकी सभी पद के लिए, ऑल अदर पोस्ट के लिए जो है आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, BA BSc BCom या तो अन्य कोई भी बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है तो आप जो है इन पदों के लिए एलिजिबल हैं, आप इन पदों के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई, अब एप्लीकेशन कैसे करना है आपको। तो एप्लीकेशन करने के लिए जो है यहाँ पर आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन करना है और इस वेबसाइट पर जाके जो है अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ के ये ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन फ़ी क्या रहेगा। तो दोस्तों फ़ी पेएबल जो है ये 100 रुपीज़ रखा गया, 100 रुपये का जो है आपको फ़ी पेमेंट करना है। दोस्तों वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST, ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। इन सभी को जो है ये फ़ी पेमेंट से छूट मिला हुआ है, ठीक है, इनको फ़ी का पेमेंट नहीं करना होगा। अब आगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे ज़रूरी बात यहाँ आता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कैसा होगा और दोस्तों इसका सिलेबस क्या होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न वो हम लोग देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जैसा कि होता आया है, 2 टायर्स में लिया जाएगा, टायर 1 और टायर 2, ठीक है, 2 कैटेगरीज में लिया जाएगा, 2 टायर्स में 2 भाग में लिया जाएगा। टायर 1 का एग्जाम होगा, जो कैंडिडेट्स टायर 1 में सक्सेस होंगे फिर उनको लिए जो है टायर 2 का एग्जाम लिया जाएगा और फिर फाइनल जो है सिलेक्शन होगा। दोस्तों आगे हम लोग देख लेते हैं कि टायर 1 का एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। इसी तरह जनरल अवेयरनेस से जो है वो 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स होगा मैक्सिमम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, यानी कि कुल जो है 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और ये जो एग्ज़ाम होगा ये 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 200 मार्क्स का जो है ये परीक्षा होगा। टायर 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा। दोस्तों एग्ज़ाम के पैटर्न में परिवर्तन हुआ था। टायर 2 का एग्ज़ाम जो है ये कुछ इस तरह से बदला गया है कि टायर 2 का एग्ज़ाम में जो है जो पेपर 1 होगा, पेपर 1 ये जो है सेशन वाइज बटा हुआ होगा। यहाँ पर सेशन 1 जो है ये 2 घंटा 15 मिनट का सेशन 1 होगा और सेशन 1 में किस तरह से बटा हुआ होगा वो हम लोग देखते हैं कि सेशन 1 में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 करके जो है ये एग्ज़ाम होगा। सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल होंगे, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि जो है दोस्तों आपको अच्छे से समझना है इस पैटर्न को। सेक्शन 1 में जो है 2 मॉड्यूल होंगे, मैथ्स और रीजनिंग, 30 क्वेश्चंस का ये परीक्षा होगा, 60 क्वेश्चंस टोटल होंगे
और दोस्तों इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स जो है होगा वो है 180 मार्क्स का होगा। 1 घंटे का जो है समय दिया जाएगा। उसके बाद आ रहा है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में जो है मॉड्यूल 1 होगा इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का, और मॉड्यूल 2 होगा जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस का। तो दोस्तों हम लोग देख लेंगे कि मॉड्यूल 1 सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल होंगे। मॉड्यूल 1 में मैथ्स और रीजनिंग, और सेक्शन 2 में फिर 2 मॉड्यूल होंगे। मॉड्यूल 1 में इंग्लिश और मॉड्यूल 2 में जीके जीएस। अब दोस्तों इंग्लिश से जो है 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके जीएस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 70 क्वेश्चन होंगे इसमें, और 210 मार्क्स का होगा। 1 घंटे का समय दिया जाएगा एक एक सेक्शन में। यहाँ पर दिया गया है कि 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, यानी कि एक एक सेक्शन के लिए जो है 1 आवर का समय दिया जाएगा। अब यहाँ पर आता है कि सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 में जो है आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल जो है ये होगा, और इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 मिनट का समय दिया जाएगा। 15 मिनट जो है आपको मिलेगा, 15 मिनट मिलेगा इस मॉड्यूल के लिए। उसके बाद जो है सेक्शन 2 जो है वो होगा, उसमें सेक्शन 2 में जो है सेक्शन 3 जो कि मॉड्यूल 2 होगा डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, वो 1 डाटा एंट्री टास्क दिया जाएगा, और इसमें 15 मिनट का जो है समय दिया जाएगा। ये सारा चीज़ क्लियर किया जा रहा है। पेपर 2 जो है वो स्टैटिस्टिक्स के अभ्यर्थियों के लिए होगा। जो पेपर 3 जो है ये जनरल स्टडीज़ से जुड़ा होगा, फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स का। दोस्तों ये 2 घंटे का एग्जाम होगा ईच पेपर। तो दोस्तों ये था एसएससी के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है एसएससी सीजीएल को लेकर, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद है दोस्तों आपका जो डाउट्स है वो सारा क्लैरिफाई हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसकी तैयारी से जुड़े हुए वीडियोज़ के अपडेट्स और आने वाले सारे अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।